हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का पेपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो आज हम इस पेपर को हल करेंगे और इसमें देखेंगे कितने नंबर का पेपर होता है, कितने समय का होता है और कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितने खंडों में बटा होता है। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें तो ये 3 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में? 3 खंडों में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होता है। सेक्शन ए की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है। 5 क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। 5 क्वेश्चन करना होता है और 2-2 नंबर का होता है। और इसको हम कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे। कितने शब्दों में लिखेंगे? कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे। इसको हम लोग 50 शब्दों में लिखेंगे और 5 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें हमको 5 करना होता है और 2-2 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। अब कॉटन को हम लोग को क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन इसके कितने प्रकार से होते हैं। तो हम लोग, एक होता है देसी कॉटन। क्या होता है? देसी कॉटन। एक होता है अमेरिकन कॉटन। इसका 2 प्रकार का होता है। इसके हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो गॉसिपियम इसका है। और इसके फैमिली की बात करते हैं तो मालवेसी फैमिली की होती है। और देसी अगर कपास की हम लोग गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं, देसी कॉटन की अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र संख्या जो होता है, क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। अमेरिकी का जो कॉटन होता है उसका 52 होता है। तो सबसे पहले इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ पे है। ओरिजिन इसकी कहाँ पे है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? भारत। इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? भारत में है। उसके बाद देखेंगे, इसे कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड। अब इसके हम लोग बात करते हैं तो इसकी जलवायु कितनी होनी चाहिए, कितने, तो इसको हम लोग मान के चलें कि न्यूनतम अगर कहें तो 16 डिग्री सेल्सियस। कितने? 16 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हाई टेम्परेचर की बात करें तो 43, कितने? 43 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको कैसा चाहिए? ब्लैक सॉयल। इसको ब्लैक सॉयल की आवश्यकता होती है। अगर इसके हम और इसको जल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको जल की कितनी आवश्यकता होती है? 550 mm की आवश्यकता होती है। अब इसके हम लोग सीड रेट की बात करते हैं तो जो देसी कॉटन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं? देसी कॉटन में 10 से 15, कितना? 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कते हैं। और वही जो अमेरिकन होता है उसका क्या होता है? 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं। और FYM की अगर हम लोग बात करते हैं, FYM की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 से 20 टन और 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। NPK की बात करें तो एन कितना चाहिए? NPK की बात करते हैं तो 40 से 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग छिड़कते हैं। उसके बाद एन हो गया। पी की बात करते हैं, अगर हम लोग पी की बात करते हैं तो 25 से 30।
25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। और वहीं पे के की बात करते हैं तो ये भी 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन का क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पडलिंग क्या होता है। क्या होता है पडलिंग? पडलिंग एक कुछ है नहीं, एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है, जो कि हम लोग देखेंगे कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनके व्यवहार या फिर किसी धातु के लिए, कृषि के धातु विज्ञान के लिए मिट्टी में तैयार करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? मिट्टी में तैयार करने की एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग अपना क्रॉप लगाते हैं। उसके बाद दिया है पेगिंग क्या होता है। पेगिंग क्या होता है? हम लोग पेगिंग की बात करें तो इसमें ये भी एक ऐसी क्या है, रुकिए एक मिनट। पेगिंग, हम पेगिंग की बात करते हैं तो ये मूंगफली में किया जाता है। किस में किया जाता है? मूंगफली में किया जाता है, ग्राउंड नट में किया जाता है। अब पौधे के जो भ्रूण होते हैं वो मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। जो पेगिंग होती है, जो प्लांट हो गए हमारा ये प्लांट होते हैं, तो ये मिट्टी की तरफ झुकता है और ये मिट्टी में ही चला जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? पेगिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेगिंग करते हैं। उसके बाद क्या है? टोपिंग, यानी कि शीर्ष कलिकायन। ये क्या होता है? तो इसमें हम लोग किस में किया जाता है? ये उस फसलों में किया जाता है जो हमको आवश्यकता के अनुसार, जैसे कोई भी फसल अगर बढ़ रही है, हमारी कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो कर रही है, तो उसकी ऊंचाई अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको हम बीच से काट देते हैं। अगर बीच से हम काट देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? टोपिंग कहा जाता है। यानी कि उसको अपने आकार अपने हिसाब से देते हैं, साइज अपने आकार से देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? टोपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है? राइजोबियम इनकुलेशन इन पल्स। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक दलहनी है। क्या है? दलहनी पल्स में किया जाता है। तो इसका टीकाकरण हम लोग कैसे करते हैं? तो फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और ये बैक्टीरिया को डालने की प्रक्रिया है। क्या है? बैक्टीरिया डालने की प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी में, किसमें? सॉयल में प्रक्रिया है। जिससे उसे हम बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके बाद दाल हो गई या फिर मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में मिलता है। जिसे राइजोबियम, आप लोग देखेंगे राइजोबियम कल्चर एक भी होता है, जो कि राइजोबियम कल्चर का उपयोग दूसरा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं खंड बी की, यानी कि सेक्शन बी की। इसमें क्या दिया है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहता है और उसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और शब्द सीमा 100, मतलब 100 शब्दों में इसको लिखना होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित खेती का वर्णन सारणी में कीजिए। अरहर और सोयाबीन। तो हम लोग देखते हैं अरहर और सोयाबीन। तो हम लोग बात करते हैं अरहर की। अरहर की अगर हम लोग साधारण नाम देखते हैं तो अरहर से ही बोला जाते हैं, लेकिन इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है कजानस कजान। कजानस कजान, कजानस कजान। अगर इसकी फैमिली की बात करते हैं तो हम लोग क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली की है। इसके गुणसूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2n = 22। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी फैमिली की बात करते हैं तो इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है। और इसकी ओरिजिन अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका हो गई। जलवायु कितना चाहिए? तो 18 डिग्री सेल्सियस, कितना? 18 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है।
उसके बाद अगर सीड रेट की बात अगर हम लोग करते हैं तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग छिड़काव करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसको बुआई कब किया जाता है तो 15 जून या फिर जुलाई में किया जाता है। 15 जून या फिर जुलाई में किया जाता है, जुलाई में किया जाता है। अगर इसके गहराई की अगर हम लोग बात करेंगे कि कितनी गहराई पे बोया जाता है तो 4x6 सेंटीमीटर की गहराई पे इसको हम लोग क्या करते हैं, बोया जाता है। फोर इंटू सिक्स की गहराई पे इसको बोया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साइंटिफिक नेम जो है ग्लाइसिन मैक्स है। क्रोमोसोम नंबर अगर बात करते हैं तो 2n40 हो जाता है। फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है। ओरिजिन की बात करें तो इसे हम पूर्वी एशिया या फिर चीन कहा जाता है। और ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है, क्या है, शॉर्ट डे प्लांट भी है। और इसके प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमको 42% प्रोटीन पाया जाता है, 20% तेल पाया जाता है, 20% ऑयल पाया जाता है। तो इसी तरह हम लोगों को इसका क्लासिफिकेशन करना है और इसके बारे में जितनी जानकारी हो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित फसलों के प्रमुख बीमारियों कीटों के नाम से तथा उनका रासायनिक नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें खैरा रोग हो जाएगा, मोजैक रोग हो जाएगा, ये सब रोग इसमें लगते हैं। क्या करते हैं, रोग लगते हैं। खैरा रोग, मोजैक रोग या फिर सफ़ेद आँख के नाम से आता है। धान का ब्राउन स्पॉट, भूरा रोग होता है, कंडुआ रोग होता है, तना सड़न होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है और हरा पत्ती का फफूंद होता है। अब खैरा रोग हम लोग बात करते हैं तो जिंक की कमी से होती है, जिंक की डिफिशियंसी होती है। और सफ़ेद आँख जो कहते हैं एफ की कमी से होती है। उसी तरह मूंगफली में भी होता है। उसके बाद हम लोग इसके क्या दिया था, उल्लेख कीजिए। और रासायनिक नियंत्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ फंगीसाइड होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड होते हैं। पहले होता है हम लोगों को क्या करना होता है, सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीड का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद सीड का ट्रीटमेंट करते हैं तो आता है एक दवा का नाम आता है प्रिप्रोनिल। इसको हम लोग 25 ग्राम प्रति केजी सीड में लगाते हैं। क्या करते हैं, प्रति केजी सीड में मिला देते हैं। ये तो सीड का ट्रीटमेंट करने के लिए हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्प्रे करते हैं। तो बायोफोडास होता है, प्रोपोफोडास होता है जिसका छिड़काव करते हैं। बोडो मिक्सचर का प्रयोग करते हैं या फिर इसके रिमोडिन होता है एक ठो। तो MZ72 MZ72WPK के नाम से आता है। इसका हम लोग स्प्रे करते हैं कितना, 20 से 30 दिन के बाद दोबारा इसका हम लोग छिड़काव करते रहते हैं, छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक नियंत्रण हो गया। कुछ रासायनिक उपयोग करते हैं जो कि इंसेक्ट को अपने क्रॉप को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तिलहनी उत्पादन क्यों कम है, इस पर लेख लीजिए। इजी ऑफ लो प्रोडक्शन इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, स्टोरेज करने में हम लोगों को दिक्कत होती है। अपने यूपी में स्टोरेज करने में दिक्कत होती है और इसको बेचने में, क्या करने में, बेचने में भी हम लोगों को दिक्कत होती है। स्टोरेज करने में भी हम लोगों को दिक्कत होती है और इसको हम लोग
बेचने में भी दिक्कत होती है। बेचने का मतलब कि कुछ सुविधाएं जो होती हैं हम लोगों को वितरण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सुविधाएं का अभाव होता है, मतलब नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम लोग उसका नहीं कर पाते हैं। अब कुछ सिंचित क्षेत्र होते हैं जिसकी वृद्धि के कारण होता है, या फिर हम लोग देखेंगे तो तिलहनी उत्पादन की जो पहली बुनियाद होती है, मतलब तिलहनी उत्पादन हर जगह हम लोग नहीं करते हैं, तो जो बुनियादी हम लोगों की होती है उसका अभाव होता है। अगर हम इसके निवारण की बात करें तो निवारण कैसे हम लोग करना चाहिए, किसानों को उन्नत तकनीक की सलाह दी जाती है, मतलब अच्छी से अच्छी उन लोगों को तकनीकी की आवश्यकता होती है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए गेहूँ और धान, ज्वार, बाजरा की अपेक्षा में आप लोग देखे होंगे तो तिलहनी जो क्रॉप होती हैं उन लोगों उसका जो रेट होता है, यानी कि पैसा होता है, वो महंगा बिकता है। ठीक है, तो यही होता है, इसीलिए इसीलिए कम होता है। इसके लिए हम लोग निवारण भी देख लिए और इसका क्या मतलब वजह क्या है ये भी देख लें। भंडारण में दिक्कत होता है, और क्या मतलब स्टोरेज करने में भी दिक्कत होता है, और वितरण करने में भी दिक्कत होता है, सिंचित क्षेत्र की वजह से होता है। अब दिया है दलहनी फसलों का, क्या दिया है, दलहनी फसलों का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप। तो हम लोग पल्स क्रॉप की बात करते हैं, तो पल्स क्रॉप में देखिए इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, हम लोगों को प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है, क्या प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है, फाइबर मिलता है, विटामिन भी मिलता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग खनिज का भी अच्छा सोर्स है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और इरिगेशन मतलब पानी, वाटर की उर्वरक को बढ़ाता है, मतलब कम पानी, जैसे कि हम लोगों को कम पानी अगर हम लोग देते हैं तो उसके भी ये मैनेज कर लेता है पल्स क्रॉप। ठीक है, इसीलिए हम लोग करते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपियर ग्रास की हम लोग बात करते हैं। नेपियर ग्रास की प्रैक्टिस जो होता है, नेपियर ग्रास को हम लोग कैसे क्या करते हैं उसके बारे में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में ज्वार खेती की संक्षिप्त शस्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब हम लोग ज्वार की अगर हम लोग बात करें तो मेज की वैरायटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपनी ज्वार जो होती है अच्छी प्रकार की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी जो होता है, सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर खंड सी की बात करें तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों को करना होता है। 4 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है, और इसको 400 शब्दों में हम लोगों को लिखना होता है। तो हम लोग देखते हैं मक्के का वर्गीकरण तथा मक्का की खेती का निम्नलिखित शीर्षक में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले चीज़ हम लोगों को दे दिया है, इसमें प्रजाति लिखना है, मेज की प्रजाति हम लोगों को सबसे पहले लिखना है, यानी कि वैरायटी कौन से होती हैं। तो इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसकी 7 वैरायटी होती हैं, डेड, फिंग, आटा, पॉपकॉर्न, मीठा, मोमी, और इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं सीड सोइंग की, बीज एवं बुआई। तो बीज अगर हम लोग की आवश्यकता होती है, कितनी हम लोगों को बीज की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की हम लोग आवश्यकता होती है। वहीं अगर हाइब्रिड की बात करते हैं, हाइब्रिड अगर जो संकर प्रजाति होती है तो उसमें 25 kg का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसके हम लोग ओरिजिन की कहाँ पे है, मिड अमेरिका या फिर मैक्सिको है इसकी ओरिजिन मेज की। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2n20 होता है, क्रोमोसोम नंबर 20 हो गया। शॉर्ट डे प्लांट होती है। अगर इसमें हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, और जितना दिया रहता है उतना ही लिखिए, लेकिन अगर आप लोगों को जानकारी अगर रहती है तो अच्छी बात है। वैरायटी हम बता ही दिए थी, 7 प्रकार की वैरायटी होती है। सीड कितना 15 से 20 kg। और सोइंग की अगर हम लोग समय बात करते हैं तो हमको पता है कि ये खरीफ सीजन है तो इसको खरीफ में ही लगाया जाता है, लेकिन रबी में भी लगाया जाता है और जायद में भी लगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, मूंग एवं उर्द की बुआई का समय, बीज दर, उन्नतशील प्रजाति, उर्वरक तथा
उपज के सारणी में प्रकाशित कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना है, इंडिकेट ट्यूबुलर फॉर्म में, मतलब एक सारणी तैयार करना है, और सारणी तैयार करने में उसमें हम लोगों को सीड रेट, सोइंग टाइम, इम्प्रूव वैरायटी, फर्टिलाइजर, यील्ड और यील्ड हम लोगों को लिखना है। तो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं मूंग की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके क्या दिया है, सोइंग टाइम। सोइंग टाइम इसकी हम सोइंग कब करते हैं, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका हम लोग सोइंग करते हैं। उसके बाद दिया है सीड रेट, हमें कितने सीड रेट की आवश्यकता होती है, तो 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। उसके बाद दिया है वैरायटी, ML 2056, उसके बाद SML 668, मेहा, ये सब उसकी वैरायटी हो गई। उसके बाद दिया है फर्टिलाइज़र और सीड रेट। तो फर्टिलाइज़र की हम लोग बात करते हैं तो NPK कितने हैं, 12.5 kg प्रति हेक्टेयर। पी की बात हम लोग करते हैं तो 25 kg प्रति हेक्टेयर। पोटास की बात करते हैं हम लोग तो 12.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मूंग के यील्ड की बात करते हैं। तो ये यील्ड जो होता है डिपेंड करता है किस पे, उसकी वैरायटी पे, किस वैरायटी का हम लोग सीड लगाए हैं उसके हिसाब से हम लोग को यील्ड मिलता है। तो वैरायटी की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया में कितना यील्ड हम लोग को मिल जाता है, तो 548 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इसका यील्ड प्राप्त करते हैं। उधर उर्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी भी हम लोग सोइंग टाइम सेम होता है, फर्स्ट वीक जून में होता है। और सीड रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होता है। वैरायटी की अगर बात करते हैं तो LBG 17 होता है, LBG 623 होता है, PDU 1 होता है और दृष्टि होता है। उर्वरक की बात करते हैं, NPK की बात करते हैं तो 18 kg N, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस सब 18 kg लगता है। यील्ड की बात करते हैं तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डिपेंड करता है वैरायटी पे, किस वैरायटी का हम लोग लगाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम हम लोग बात करते हैं तो 533 kg पर हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग क्या दिया है, 10वां क्वेश्चन हम लोग का, यूपी में तिल की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षकों में कीजिए। मतलब तिल को हम लोग को लिखना है, जो पूछा गया है उसकी सबसे पहले पूछा गया है वैरायटी। तो तिल की कितनी वैरायटी होती है, तिल की बहुत सी वैरायटी होती हैं, वाइट टिल, ब्लैक टिल, लाइट ब्राउन टिल, डार्क ब्राउन टिल या फिर गोल्डन टिल, कई प्रकार की होती हैं तिल। उसके बाद हम बात करते हैं बीज, सीड एंड सोइंग, यानी कि बीज एवं बुआई। तो सीड अगर हम लोग बात करते हैं तो सीड रेट 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग की आवश्यकता होती है। और वहीं पे सोइंग टाइम की बात करते हैं तो जून से जुलाई में हम लोग इसका सोइंग करते हैं। वहीं पे उर्वरक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो NPK क्या होता है, 20 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस, 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। बीज उपज एवं रेशा उत्पादन, यानी कि उसका जो सीड यील्ड होता है, सीड यील्ड की बात अगर हम करते हैं तो 800 से 1500 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उत्पादन होता है। वहीं पे अगर फाइबर यील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग उत्पादन करते हैं, 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग उत्पादन करते हैं। जूट की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कल्टिवेशन ऑफ जूट इन डिटेल्स। तो इसके बारे में आप लोग अपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, इसका कल्टिवेशन करने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे, आपको डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।